हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो फाइनली सभी के कानों में, आरपीएससी बोर्ड वालों के लिए बोल रहा हूँ कि उन सभी के कानों में अब स्कूल खुलेंगे हैं, स्कूल चले हम चल रहा होगा। चलिए, मेरे को भी ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि शायद 9th से 12th तक या फिर 10वीं और 12वीं जो बोर्ड क्लास हैं उनको 2 नवंबर से शायद क्लासेस चालू की जाएं, शायद बोल रहा हूं। अदर स्टेट में तो बहुत सारे जगह पर स्कूलें खोल दी गई हैं, बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं। मैं यूपी में यहाँ पर देख रहा हूँ तो बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं, बैग दिखता है बच्चों के हाथ में। वो शायद ट्यूशन भी जा रहे हो, वो पता नहीं मेरे को। तो एक अच्छी सी फीलिंग आ रही होगी ना, फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग छुट्टियाँ, लॉन्ग टाइम अब कहाँ जाओगे, स्कूल जाने वाले हो। चलिए, तो चैप्टर चालू करते हैं। नाभिक पढ़ रहे थे, नाभिक के भौतिकी पढ़ रहे थे। कुछ बच्चे जो है वो अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर प्लीज़ जो हट गया है उसको न पढ़ाएं, जो है सिलेबस में वही पढ़ाएं। बच्चों देखिए, मैंने आपको पहले भी उस वीडियो में कहा था, सिलेबस वाले वीडियो के अंदर मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका कोर्स कंप्लीट होगा, चिंता न करें, ठीक है। कोर्स कंप्लीट होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो टॉपिक छूट गया है उसका बेस पूरा क्लियर करवाऊंगा भाई, क्योंकि मेरे को लगता है वो अगर इम्पॉर्टेंट है तो मैं उसे पूरा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि पूरी थ्योरी ना लिख करके इतना काम कर सकते हैं कि जिससे आपका काम चल जाए, जब आप कोई एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आए उस विषय में, है ना। कम से कम आपका बेस तो क्लियर रहे, ठीक है। चलिए, तो आज चालू करते हैं। नया टॉपिक है बच्चों, ये है, वैसे नया टॉपिक है, केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, एएमयू पढ़ा है ना, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। टॉपिक क्या है बच्चों? परमाणु द्रव्यमान मात्रक। और इसे क्या कहा जाता है बच्चों? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू से आप ज़्यादा समझते होंगे इस चीज़ को। ये क्या चीज़ है और ये ये जो नाम से पता चल रहा है कि एक तरीके का मात्रक है। ये किस चीज़ का मात्रक है? तो वो नाम में आ रहा है, द्रव्यमान का मात्रक है ये, ठीक है। किसका मात्रक है ये? द्रव्यमान का मात्रक है। तो हम बोलते हैं कि जब द्रव्यमान के इतने सारे मात्रक हमारे पास में हैं तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, द्रव्यमान को आप किस में नापते हैं? किलोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में नापते हो, नहीं नापते हो? ऐसा करते हैं ना अपन, ठीक है। तो जब हमारे पास में द्रव्यमान के इतने मात्रक हैं तो फिर इसकी क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई? तो फिर वैज्ञानिकों ने सोचा, समझा और जनरलाइज करने की कोशिश करी। क्या जनरलाइज कर रहे हैं वो समझिए। उन्होंने बोला कि अगर किसी सामान्य व्यक्ति को बोला जाए कि 10 की घात -27 किलोग्राम कोई चीज़ है, सोचिए, अगर आप किसी व्यक्ति को कहेंगे कि 10 की घात -27 किलोग्राम चीनी तोल दो, पॉसिबल नहीं है वैसे भी इतने कम चीनी तोलना। 0.000 पता नहीं कितनी बार जा करके फिर आएगा, एक पता चल रहा है। तो एक सामान्य व्यक्ति इस चीज़ को कैसे दिमाग में रखे, उसको मतलब जब परमाणु की बात आए तो हर बार वो 10 की घात -27 -28 ऐसे में काम करे, तो थोड़ा सा उसके लिए दिक्कत वाली बात है। तो उन्होंने बोला कि इतना कम याद रखेगा वो समझ भी नहीं पाएगा। तो उन्होंने बोला कि जब परमाणु का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान की बात करें ना, तो उन्हें किलोग्राम मत समझाओ, उन्हें किस में समझाओ? एएमयू में समझाओ। कि हाँ, परमाणु, जैसे आप समझते हो ना, जैसे आप तेल लेने जाते हो तो तेल को हम नॉर्मली तो 1 किलो तेल बोल देते हैं, लेकिन वो किस में नापा जाता है? लीटर में नापा जाता है ना, ठीक है। तो तेल को नापने के लिए, घी को नापने के लिए उन्होंने अलग से इकाई बनाई कि लीटर में नापा करो, ठीक है। फिर जब आप चीनी लेने जाते हो तो वो किस में देखा जाता है? तो वो किलोग्राम में देखा जाता है, ठीक है। आपने लेट सपोज करें केले परचेज करे तो केले परचेज करोगे तो वो किलोग्राम में, राजस्थान साइड में जाओगे तो किलोग्राम में, यहाँ पे यूपी साइड में आओगे या बिहार साइड में आओगे तो फिर वो दर्जन के भाव से देते हैं, 12 दर्जन केले का रुपया लेते हैं। तो वो हर जगह अलग अलग सेटलमेंट किया गया है नापने का। ऐसे ही जब बहुत कम द्रव्यमान को नापना होता है तो फिर हमने सेटलमेंट किससे किया? एएमयू से किया, परमाणु द्रव्यमान मात्रक से, ठीक है। अब ये एएमयू होता कितना है और इसको रेफरेंस कहां से उठाया गया वो समझने वाली बात है। तो इसके लिए एक चीज समझी गई। क्या चीज समझी गई? कि प्रकृति में चाहे कोई चीज सजीव है चाहे कोई निर्जीव है,
ठीक है। कोई मर गया है बहुत साल पहले, उसमें भी, और जो जी रहा है उसमें भी, सभी में कार्बन मौजूद होता है। बिना कार्बन के कोई चीज़ नहीं हो रही है यहाँ पर। तो हमने बोला कि कोई चीज़ जो भूतल में बहुत सालों से है उसमें भी कार्बन का कुछ अमाउंट है, ठीक है। जो सजीव है उसमें भी कार्बन का कुछ अमाउंट है। तो कार्बन एक ऐसा मौलिक तत्व हो गया जो कि सभी में पाया जाता है, अमूमन सभी में पाया जाता है। तो उन्होंने रेफरेंस उठाया कार्बन से, कार्बन के द्रव्यमान से, कि सभी में कार्बन है तो सभी को कार्बन के द्रव्यमान से एक रेफरेंस डाल करके सभी को तोला जाना चाहिए। अब वो कार्बन का द्रव्यमान कैसा देखा गया वो समझिए। तो हमने बोला देखो कार्बन के बहुत सारे समस्थानिक हो सकता है, जैसे C12 जो कि इसका एक स्थायी समस्थानिक है। C12 का मतलब जिसका द्रव्यमान संख्या 12 है। C14 जिसका द्रव्यमान संख्या 14 है, कार्बन परमाणु में द्रव्यमान संख्या जब 14 यूज़ की जाती है तो वो एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ये और ध्यान में रखिएगा। तो हम अभी C12 की बात कर रहे हैं, तो ऐसा लिखूं 6C12, ठीक, 6C12। अब इसको अगर मैं समझूं तो मैं बोलूँगा कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। इसका मतलब इसमें इतने ही तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और इसमें इतने ही प्रोटॉनों की संख्या है। इसका एटॉमिक मास नंबर A 12 है, द्रव्यमान संख्या 12 है। इसका मतलब क्या हुआ, तो हमने बोला Z प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी, 12। Z का मान कितना, 6, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी है बच्चों, 6 है। तो कार्बन 12 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सारे के सारे कितने होते हैं, 6 होते हैं, ये बात ध्यान में रखें। फिर जब हम समझे कि इसका द्रव्यमान कितना होना चाहिए था, तो इसका द्रव्यमान समझिएगा, एक कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान होता है 1.992647। चलो आप 1.9926 याद रख लीजिएगा, है ना, 992647 गुणा 10 की घात -26 किलोग्राम, ठीक है, इतना होता है। ये किसका है, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है, ठीक। अब आप समझिए कि इसका हम बोलते हैं कि किसी भी परमाणु का 99.99% द्रव्यमान का होता है उसके नाभिक में। नाभिक में क्या है, तो हम बोलते हैं 12 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, मतलब 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, तो कुल मिलाकर के 12 न्यूक्लियन हो गए। क्लियर है ये बात, तो ठीक। तो अब इसके 12 न्यूक्लियनों का लगभग द्रव्यमान कितना है, इतना है, समझना। हम बोलेंगे कार्बन 12 के 12 न्यूक्लियनों का द्रव्यमान कितना, 1.992647 गुणा 10 की घात -26 किलोग्राम। ये 12 न्यूक्लियनों का द्रव्यमान है, ठीक है। तो एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान कितना होगा, तो हमने बोला 12 का भाग लगा दो इसमें, इसमें किसका भाग लगाया, 12 का, ठीक। ये चीज आती है बच्चों आपके पास में 1.66, लगा के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं वैसे। 1.66 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम, ये AMU है। कार्बन 12 के एक न्यूक्लियन का जो द्रव्यमान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, AMU। चलो अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूँ तो हम बोलते हैं कार्बन परमाणु का द्रव्यमान इतना, और उस द्रव्यमान में हमने किसका भाग लगाया, 12 का, ठीक है। तो कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग ही क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। समझिए, अब एग्जाम में लिखने का तरीका यही होगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ समझाने का क्राइटेरिया था कि आपको कैसे पता चले कि AMU आया कैसे। तो हम बोलते हैं कि उसका जो न्यूक्लियन है, 12 न्यूक्लियन है, तो 12 न्यूक्लियनों का द्रव्यमान इतना, तो एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान जो होगा वो 1 AMU के बराबर आएगा, है ना, एवरेज निकाला अपन ने। चलिए, तो अब हम अगर काम करें तो एग्जाम में आपको क्या काम करके आना है, ये एग्जाम का ही पॉइंट है बच्चों, ये बात ध्यान में रखना, सिलेबस में इंक्लूड है ये, ठीक। तो आपको क्या लिखना है, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग ही क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान
मात्रक कहलाता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसे हम और कैसे लिखेंगे, तो हमने लिखा 1 AMU, ठीक है, बराबर क्या होगा, तो आंसर है 1/12 गुणा कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, ये बात और ध्यान में रखना, AMU को U भी लिखा जाता है ना, बहुत केमिस्ट्री में तो आप इसे U ही लिखेंगे, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, ठीक है। तो जहाँ U लिखा हुआ रहा है समझ जाइएगा कि वो AMU की ही बात कर रहा है, एटॉमिक मास यूनिट की ही बात कर रहा है। चलिए ये क्या होगा, तो हमने लिखा है आगे 1/12 गुणा कार्बन परमाणु का कितना बताया था, 1.99 26 47, 1.99 भी याद रख लोगे तो भी मेरे को कोई दिक्कत है नहीं, गुणा 10 की घात -26। ध्यान में रखिएगा बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे -27 फ्लो में चलते जाते हैं, -27 बना देते हैं इसको, ठीक है। देखिए तो ये आएगा सॉल्व करने पर 1.66 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम, ठीक है। ये क्या है, 1 AMU है ना, ये ध्यान में रखें। 1 AMU में कितना होता है, कितना द्रव्यमान होता है, 1.66 गुणा 10 की घात -27 द्रव्यमान होता है, किलोग्राम द्रव्यमान होता है, ठीक है। अब इससे हमें क्या चीज़ समझनी चाहिए वो समझ लीजिए, एक रेफरेंस आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे लेट सपोज कीजिए कि नाइट्रोजन 14 लिखा हुआ है, ठीक है, और पूछ रहा है कि इस नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है। तो हमने क्या देखा, हमने बोला इसमें कितने न्यूक्लियॉन है, 14 न्यूक्लियॉन है। इतने तो हुए ना, परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होती है वही क्या होती है, न्यूक्लियनों की संख्या होती है, वही तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है भाई, ठीक। तो इसमें कितने न्यूक्लियन आप मानेंगे, 14 न्यूक्लियन आप मानेंगे इसके अंदर। एक न्यूक्लियन का मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान कितना, 1 AMU के बराबर। इसमें कितने न्यूक्लियन है, 14 न्यूक्लियन है, तो फिर इसके एक परमाणु का द्रव्यमान कितना, 14 AMU के बराबर होगा। 14 AMU मतलब 14 गुणा 1.66 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम, इसके एक परमाणु का द्रव्यमान इतना आएगा। इस तरीके से हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, अगर एग्जाम में सवाल आता है तो। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान अगर आपको निकालना है तो आप क्या देखें, उसकी द्रव्यमान संख्या देखें और उसकी द्रव्यमान संख्या को किससे गुणा कर दीजिए, AMU से गुणा कर दीजिएगा। बात समझ में आ गई? डन है इतना? ऑल राइट। अब अगर हमें इतना पता चल गया है तो अब हम देखो, मैंने आपको कल बताया था कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखेंगे, है ना। तो आज हम उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्रोटॉन के द्रव्यमान की। AMU में लिखेंगे आज प्रोटॉन का द्रव्यमान। सामान्यतः ये एग्जाम में दिया हुआ आता है बच्चों, सामान्यतः दिया हुआ आता है, ठीक है। तो प्रोटॉन का अगर हम द्रव्यमान बोलें तो ये होता है 1.672 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम, है ना। अब अगर मैं इसे AMU में लिखूं, मास ऑफ प्रोटॉन को AMU में लिखूं तो बच्चों ये होगा 1.00727 AMU। कितना? 1.00727 AMU होता है। अब ये थोड़ा सा समझिए बच्चों कि ये और ये दो अलग अलग रेफरेंस हो गए, वो किलोग्राम में है, ये किस में है, AMU के अंदर है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखना, और ये हर बार ही इतना ले ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर एग्जाम में आपको इसकी जगह 1.00723 भी लिखा हुआ आ रहा है तो आपको वही यूज़ करना है। एग्जाम में अगर दिया हुआ आता है सामान्यतः 1.007 लिखा हुआ है न्यूमेरिकल में तो आपको फिर वही यूज़ करना है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि इतना होता है, ठीक। फिर जो एग्जाम में दिया हुआ है आपको वो यूज़ करना पड़ेगा। फिर प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया। अब अपन बात करते हैं न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की। न्यूट्रॉन का
द्रव्यमान। अब वो चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये मैं बता रहा हूँ लेकिन एग्जाम में जो दिया हुआ है उसी को फिर न्यूमेरिकल में यूज़ करना। 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। और जब मैं इसे AMU में लिखता हूँ तो ये होता है 1.008866 इंटू 10⁻, सॉरी 10⁻ कहाँ आएगा, AMU। ठीक है, फिर ये न्यूट्रॉन का हो गया। आप गौर करेंगे वैसे भी न्यूट्रॉन जो है वो सबसे भारी कण होता है, गौर कीजिए। 1.008 यहाँ पर है, यहाँ पे 1.007 है, तो पता चल गया कि थोड़ा सा क्या है, भारी है ये। इलेक्ट्रॉन का देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप सभी को पता है 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। देखो बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखते समय इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख करके आ जाते हैं, उनको यही याद रहता है 1.6 गुणा 10⁻⁻31 या -19 ही लिख करके आ जाते हैं कई बार तो। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान में रखें, ये सबसे ज़्यादा चूक वाला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। बहुत सारे बच्चों को तो ये लग रहा होगा सर ये क्या बता रहे हो आप, लेकिन अब जब कॉपियाँ मैं चेक करता हूँ बच्चों, मेरे को पता है कहाँ गलती करते हो आप। इसको जब AMU में कन्वर्ट करेंगे ना तो इसको ऐसा लिखेंगे 0.00055 AMU। गौर कीजिए, इनकी तुलना करोगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा। ऑलराइट, मैंने वैसे भी आपको बताया था लगभग 10,000 गुना कम होता है। तो ये चीज़ क्या है, यूज़ की जाती है। अब जैसे अगर मेरे को हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान निकालना होता, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान। अब जब मैं हाइड्रोजन परमाणु की बात करता हूँ, एक तो हाइड्रोजन नाभिक बोला जाए और एक हाइड्रोजन परमाणु बोला जाए। हाइड्रोजन जब नाभिक बोला जाए तो हाइड्रोजन नाभिक वास्तविकता में क्या होता है, प्रोटॉन ही होता है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन शून्य होता है। प्रोटियम में ऐसा ही तो होता है बच्चों, एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन 0 होता है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ प्रोटॉन है, तो फिर हाइड्रोजन नाभिक का द्रव्यमान कितना होगा, जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान। लेकिन जब हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी है और एक प्रोटॉन भी है, तो उसका क्या होगा, तो मैं लिखूंगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1.00727 में जोड़ना पड़ेगा 0.00055 जोड़ना पड़ेगा। चलिए जोड़ो, साथ में 5 को जोड़ो, कितना आता है 12। फिर एक इधर आ गया 3, 5 3 8, फिर ये 7 0 0 और ये 1.00782 AMU किसका द्रव्यमान आ गया हमारे पास में, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं हम, सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। और तो जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको AMU का रेफरेंस अपने आप ही पता चल जाएगा। जल्दी से इस चीज़ को उतारिए बच्चों, जल्दी से, 2 मिनट है आपके पास में, मेक इट फास्ट। सिंपल है AMU, और एग्जाम में पूछा जाता है AMU से आप क्या समझते हैं। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, AMU से आप क्या समझते हैं, ये पूछा जाता है। क्या AMU में कितना द्रव्यमान होता है, ये पूछ लेते हैं कई बार। हो गया बच्चों, ऑल राइट। चलिए, तो मेरे हिसाब से ये उतार लिया होगा, है ना। अब देखो, अब इसके आगे क्या करना है,
इसके आगे हम पढ़ेंगे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, या फिर द्रव्यमान ऊर्जा जो पॉइंट है हमारा, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण टॉपिक डाल लीजिए। और आप सभी को पता है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है। कहाँ हाइड्रोजन से काम कर रहा हूं। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। देखिए ये क्या चीज है, आप सभी को पता है, E इज इक्वल्स टू m इंटू सी स्क्वायर, है ना। यदि किसी पिंड के पास में द्रव्यमान m है तो उस पिंड के पास में ऊर्जा कितनी होगी, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर के इक्वलेंट ऊर्जा होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने लायक बात है भाई कि ये तो हमें पहले से पता है, लेकिन बच्चों इसकी थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी थ्योरी। देखिए आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया था, विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत, है ना, रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ आइंस्टीन। ये बहुत ज़्यादा फेमस होने वाली थ्योरी है। आइंस्टीन ने वैसे तो बहुत सारी थ्योरी दी है, जिनमें से प्रकाश विद्युत समीकरण और रिलेटिविटी थ्योरी, ये बहुत बढ़िया थ्योरी थी। और इन दोनों थ्योरी के कारण आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। एक ही नोबेल मिला था, ज़्यादा नहीं मिला, ठीक है। दो नोबेल प्राइज़ इन्होंने इस दोनों के कारण मिला। मूलतः वैसे माना जाता है कि ये इन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी के कारण मिला था। जो प्रकाश विद्युत समीकरण दिया था ना आइंस्टीन ने, उसके कारण उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। लेकिन उसी सन में इन्होंने ये भी दिया था, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर दिया था और अपना आपेक्षिकता सिद्धांत बताया था। इस सिद्धांत में इन्होंने क्या समझाया वो समझिए। इन्होंने ये बोला बच्चों कि जब हम प्रकृति की बात करते हैं ना, तो प्रकृति में द्रव्यमान और ऊर्जा अलग अलग संरक्षित नहीं है, ये दोनों मिलकर के संरक्षित होनी चाहिए। वापस से समझ लीजिए, प्रकृति में द्रव्यमान और ऊर्जा अलग अलग संरक्षित नहीं होती, ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों एक साथ मिलकर के क्या होती हैं, संरक्षित होते हैं। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ, इसका आप कैसे रेफरेंस उठा सकते हैं। आपके पास में लेट सपोज करो ये लकड़ी है ना, ऐसा वुडन ब्लॉक है, आपके पास में लकड़ी है इतनी सी। आप क्या करें, आपने इसका द्रव्यमान तोला, शुरुआत में लेट सपोज कीजिए 200 ग्राम है, ठीक है। लकड़ी के गट्ठे का इतना द्रव्यमान हो सकता है, मैं मान के चलता हूँ कि 200 ग्राम की लकड़ी का गट्ठा है, ठीक है। अब ये 200 ग्राम लकड़ी का जो गट्ठा है बच्चों, इसको अपन ने जलाया, ये अभिकारक है हमारे लिए, ये अभिकारक है हमारे लिए। और अभिकारक का द्रव्यमान कितना हो गया, 200 ग्राम हो गया। फिर हमने इसको जलाया, एक रिएक्शन हुई, जलाने के बाद में क्या हुआ, बहुत सारी आग निकली। आग निकलने के बाद में ये फाइनल किस में कन्वर्ट हो जाता है, आंसर है कोयले में। कोल में कन्वर्ट हो जाएगा, कोयले में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो कोयला है बच्चों, ब्लैक कलर का देखते हो ना, उसको आप हाथ में लो, अरे जलते हुए को मत हाथ में ले लेना, ठीक है, वो ठंडा हो जाए उसके बाद में हाथ में लेना। तो आपने जैसे उसे हाथ में लिया और फिर तोला, क्या वो 200 ग्राम तब भी था क्या? पॉसिबल ही नहीं है उतना हो। आप देखेंगे कि उसका द्रव्यमान तो 5, 10, 20 ग्राम ही रह गया, ठीक है। तो लिया 200 ग्राम था, हो गया 5, 10, 20 ग्राम, तो फिर ये बचा हुआ द्रव्यमान कहाँ चला गया भाई? द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू हुआ क्या? आप पढ़ते हो ना द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के तुल्य होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो केमिस्ट्री में? तो क्या यहाँ पर हुआ क्या, अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के? बताओ भाई, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ इस चीज का? तो फिर आइंस्टीन का रेफरेंस आप ले सकते हैं कि उस द्रव्यमान से रिलेटेड कुल ऊर्जा क्या है, वो संरक्षित है। ये बात ध्यान में रखिए। आपने जब उसे जलाया तो वो बहुत सारी हीट निकली, ठीक है। उस हीट से संबंधित द्रव्यमान
प्लस जो कोयला था उसका द्रव्यमान, दोनों को अगर जोड़ोगे तो वापस से कितना आ जाएगा, 200 ग्राम आ जाएगा। वापस से समझो, जो उस कोयले से हीट निकली, जो ऊर्जा बाहर निकली, उस ऊर्जा से संबंधित द्रव्यमान m डैश और कोयले का द्रव्यमान m डबल डैश। तो m डैश और m डबल डैश को जोड़ोगे तो वापस से मूल द्रव्यमान m आ जाएगा, जो कि कोयले का वास्तविक द्रव्यमान, सॉरी कोयले का नहीं, लकड़ी का वास्तविक द्रव्यमान था। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, दो अलग अलग चीजें मत माने इन्हें। ठीक है, प्रकृति में जब हम बात करते हैं तो ये दोनों मिलकर के क्या होती हैं, संरक्षित होती है। तो उन्होंने बोला कि प्रकृति के लिए द्रव्यमान एवं ऊर्जा दोनों मिलकर के संरक्षित होती हैं, ये दोनों अलग अलग मिलकर संरक्षित नहीं होती हैं। बात समझ में आई क्या? उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। ठीक है, लिख देता हूँ। ये तो एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा, ये बात ध्यान में रखें, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो आप एग्जाम के दृष्टिकोण से तो इतना ध्यान में रखें। ठीक, अब मैं लिख देता हूँ। आइंस्टीन के विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में द्रव्यमान तथा ऊर्जा अलग अलग संरक्षित नहीं होते। अलग अलग संरक्षित नहीं होते। प्रकृति का कुल द्रव्यमान तथा ऊर्जा दोनों मिलकर संरक्षित होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और E इक्वल्स टू MC स्क्वायर तो आपको पता है। चलिए, अब E इक्वल्स टू MC स्क्वायर से एक नॉर्मल सा क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है वो क्या है बच्चों, समझिए। 1 ग्राम द्रव्यमान से संबंधित 1 ग्राम द्रव्यमान से संबंधित ऊर्जा का परिकलन कीजिए। 1 ग्राम द्रव्यमान से संबंधित ऊर्जा का परिकलन। तो हमने बोला द्रव्यमान दिया हुआ है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण लगाएं, E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। अब देखिए गलती बता रहा हूँ। M का मान कितना, 1, C स्क्वायर, C का मान सभी को पता है 3 गुणा 10 की घात 8 और इसका स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा, तो आंसर है 3 3 9 और ये 10 की घात 16 और यहाँ पर ऊर्जा है तो जूल लगा दो। बताओ भी सही है क्या, बताओ जल्दी से, क्या यह सही है? जल्दी से देखें और बताएं क्या यह सही है? नहीं, ये गलत है बच्चों। कैसे गलत है? द्रव्यमान किस में दिया हुआ है, ग्राम में। M इक्वल्स टू कितना है, 1 ग्राम है बच्चों। 1 ग्राम, इसका मतलब ये किलोग्राम में कन्वर्ट होना चाहिए। कितना हो जाएगा, 10 की घात -3 किलोग्राम। तो द्रव्यमान कितना लिखोगे आप, 10 की घात -3 लिखोगे। तो 10 की घात -3 जैसे ही लिखोगे ये हो जाएगा कितना, 9 गुणा 10 की घात 13 जूल। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, या तो आपको अर्धवार्षिक के पेपर में मिल जाएगा, वार्षिक के पेपर में भी मिल जाएगा, और टेस्ट में भी एक कॉमन सवाल है जो टीचर्स देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। ये एक जल्दीबाजी की गलती है, हम गौर नहीं करते। M का मान ग्राम में दिया हुआ था, हमने गौर नहीं किया और वैल्यू पुट कर दी।
ठीक है। हाँ, 1 किलोग्राम दिया हुआ था तो बिल्कुल सही था, 9 गुणा 10 की घात 16 बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि m का मान पहले से ही किलोग्राम में था, लेकिन यहाँ पे तो ग्राम में दिया हुआ है ना भाई। चलिए, ये समझ में आ गया। चलिए, तो इसे उतारे जल्दी से, फिर मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ और जल्दी से उतारे, फिर एक और काम कर लेते हैं। हो गया? 2 मिनट नहीं दिए वैसे मैंने, लेकिन मेरे हिसाब से हो गया होगा। अरे इतना सही तो था, उतार लिया होगा, है ना? एक और सवाल है, हटा दो। देखिए, एक सवाल जो कि न्यूमेरिकल में हम डायरेक्ट यूज करेंगे, वो वैल्यू, उस वैल्यू को हम न्यूमेरिकल में डायरेक्ट पिच करेंगे, यूज करेंगे। वो क्या चीज है वो देखिए। ये कुछ ऐसा है कि एक AMU द्रव्यमान से संबंधित ऊर्जा का मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिकलन करें, है ना? आपको ऊर्जा ही निकालनी है, लेकिन कितने द्रव्यमान से संबंधित निकालनी है? एक AMU द्रव्यमान से संबंधित ऊर्जा निकालनी है। तो आपने क्या करना है, पहले तो द्रव्यमान को लिखना है, m इज इक्वल्स टू कितना, 1 यूनिट या फिर 1 AMU। फिर इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो ये कितना, 1.66 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम, ये हुआ द्रव्यमान इसका। चलिए, तो आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण यूज करूं, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, तो E इज इक्वल्स टू mc²। m का मान कितना बच्चों, 1.66 गुणा 10 की घात -27, c का मान 3 गुणा 10 की घात 8 और इसका स्क्वायर। ठीक है, और जब आप ये मान देखेंगे तो ये किस में आएगा बच्चों, जूल में। मैं कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये 9 कर लीजिएगा, ये 10 की घात 16 आ जाएगा, 9 को इससे गुणा कर दीजिएगा, कर लोगे, जूल में निकाल लोगे। अब हम किसके अंदर काम कर रहे हैं बच्चों, अब हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि पूछा किस में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है। ऊर्जा को किस में पूछा है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमने क्या करना है, E इज इक्वल टू, समझिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालेंगे, तो हमने लिखा 1.66 गुणा 10 की घात -27 गुणा 9 गुणा 10 की घात 16, यही तो था जूल में। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो भाग लगाओ मेगा का। मेगा क्या होता है, 10 की घात 6 होता है। कितना होता है, 10 की घात 6। फिर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब 1 ये पॉइंट है भाई, पॉइंट है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। और कुलाम इंटू वोल्ट होता है बच्चों, क्या बच्चों हमारे पास में आ जाएगा जूल के अंदर। तो अब हमने जब इसको देखा पूरे को, ठीक है, जब हमने इसको देखा तो ये कितना आया, ये पूरा का पूरा आया बच्चों मेगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए, बहुत सारी किताबें इसे अलग अलग लिखती हैं, कुछ किताबें इसे 931.5 लिखती हैं, कुछ किताबें इसे 931.25 लिखती हैं। मैं इसे लिख करके चलूँगा ताकि मेरा न्यूमेरिकल में मेरे को कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, मैं सिर्फ इसे इतना लिख करके चलूँगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैं इसे इतना लिख करके चलूँगा, इससे मेरा काम होगा। बात समझ में आई? चलिए, तो हमने इस संख्या का भाग लगाते ये किस में आ गया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ चुका है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि एक AMU में कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, कोई गलत नहीं निकाल सकता, ये बात ध्यान रखना। और आपको बहुत सारी किताबों के अंदर इसी तरीके से काम किया हुआ मिलेगा भी, ठीक है। तो आप इसी तरीके से काम करें। मैं तो ये कहूँगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ किताबें अलग दे रही है, हम वो देख रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बुक्स में। तो वो क्या है बच्चों, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
बात समझ में आई? चलिए इस चीज को उतारें, ये एक अच्छा सवाल है बच्चों। 1 ग्राम से संबंधित ऊर्जा और 1 AMU से संबंधित ऊर्जा पूछा जाता है। जल्दी से उतारें, इतनी देर में मैं बचा हुआ मिटा देता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं हमने आज, और आगे आने वाला पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से उतारें। उतार लिया? ओके। देखें, अब हम छोटे छोटे ही लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ये है नाभिक का आमाप। नाभिक का आमाप, आमाप से कंफ्यूज मत होइएगा, आमाप आकार ही होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, आमाप आकार ही होता है। और आप सभी को पता है नाभिक की त्रिज्या कितनी मान करके चलते हैं, 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है, इस रेंज में चलती है, ठीक है। तो हमने लिख लेना है ये कि विभिन्न प्रयोगों से हमें ज्ञात है कि नाभिक 10⁻⁻15 मीटर कोटि त्रिज्या का धनावेशित गोला होता है। कैसा गोला होता है बच्चों, धनावेशित, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास में तो कोई आवेश है ही नहीं, सारा का सारा आवेश प्रोटॉन के पास में और प्रोटॉन प्लस का होता है, धनावेशित गोला है, ये बात ध्यान में रखें, ठीक है, धनावेशित गोला। फिर इस नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में एक संबंध है बच्चों, जो पूछा भी जाता है। सवाल देखिए, मैं इसी पॉइंट में चल रहा हूं और इस पॉइंट पे जो सवाल आता है वो समझिए। क्या सवाल है, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या तथा द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या में क्या संबंध है, क्या संबंध है। तो अब यहां पर थोड़ा सा समझिए बच्चों, ये जो संबंध आया ये बहुत सारे प्रकीर्णन प्रयोगों से आया। बहुत सारे प्रकीर्णन प्रयोगों का मतलब क्या हुआ वो समझिए। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग रदरफोर्ड ने किया था, उस प्रयोग को समझा गया, उस प्रयोग के मतलब जो भी परीक्षण प्राप्त हुए, उससे परिणाम प्राप्त हुए, उनका अच्छे से अध्ययन किया गया। फिर अल्फा कण के बाद में इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन प्रयोग हुआ, न्यूट्रॉन प्रकीर्णन प्रयोग हुआ, ऐसे बहुत सारे प्रकीर्णन प्रयोग किए गए और उनके परिणामों का अच्छे से अध्ययन किया गया। और अध्ययन करने के पश्चात हमें क्या प्राप्त होता है वो समझिए। तो देखिए क्या है, तो हमने लिखना है क्या भाई कि यदि, या माना, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, माना नाभिक का द्रव्यमान संख्या या नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या कैपिटल R है तथा द्रव्यमान संख्या A है, तब आप ध्यान में रखें बच्चों कि नाभिक की त्रिज्या समानुपाती होती है द्रव्यमान संख्या की 1/3 घात के। ये ध्यान में रखना, किसी भी नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या की 1/3 घात के क्या होती है, समानुपाती होती है। समानुपाती को अगर हटाया जाए तो एक नियतांक आएगा R0, ठीक है।
तो ये हो गया आर नॉट ए की घात 1/3 ऐसा। और इस आर नॉट का मान जो है वो सामान्यतः लिया जाता है 1.2 फेम्टोमीटर या फर्मी मीटर। फर्मी का मतलब कितना हुआ, 1.2 गुणा 10 की घात -15 मीटर। ठीक है, ये आर नॉट का मान है। किसका मान है ये? आर नॉट का मान है। चलिए अब इस चीज का उपयोग कहाँ, ये समझ में आ गया, तो सवाल का आंसर पता चल गया, पॉइंट भी डिस्कस हो गया। नाभिक का आकार कितना, तो हम बोलते हैं नाभिक की त्रिज्या जो है वो द्रव्यमान संख्या की 1/3 घात के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, ये हो रही है। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, आपको इतना उतार करके आना है। अब इससे और क्या सवाल आ सकता है वो समझिए। कॉमन सा सवाल है बच्चों, क्या है वो देखना। एल्यूमिनियम 27 ऐसा लिखा हुआ है की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। नाभिक की त्रिज्या है ना, एल्यूमिनियम 27 नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये एक सवाल आया आपके पास में। ठीक, तो आपने बताया, सोचा, समझा और बोला कि z का मान तो 13 है और a का मान कितना है, 27 है। तो मैं आसानी से त्रिज्या ज्ञात कर सकता हूं नाभिक की। क्या भाई, r = आर नॉट ए की घात 1/3। आर नॉट का मान कितना, 1.2 गुणा 10 की घात -15 ऊपर लिखा हुआ था। a का मान कितना, 27 और उसकी घात कितनी, 1/3। अब 27 की 1/3 घात आपको पता होनी चाहिए। 27 की 1/3 कैसे, तो हम बोलते बच्चों 27 को क्या लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3 की घात 3, ये हो गया। ठीक, तो 27 अगर 3 की घात 3 है तो इसकी घात 1/3 करो, तो इधर भी क्या करोगे, 1/3 करोगे। 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया, घनमूल करना है रे देवताओं। घनमूल क्या होगा, 3 आएगा। 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है। इतनी गणित तो खुद ही करोगे। ठीक है, तो इसकी जगह कितना लिखूं मैं, 3 लिखूं। तो ये हो गया 1.2 गुणा 10 की घात -15 गुणा 3। तो ये कितना आएगा बच्चों, 12 या 36, 3.6 गुणा 10 की घात -15 मीटर। ये एल्यूमिनियम नाभिक की त्रिज्या है बच्चों। किसकी त्रिज्या है, एल्यूमिनियम नाभिक की त्रिज्या है। पता चला, डन हुआ ये। चलिए उतारे इसे, जल्दी से उतारे। तो आपको फ्रेम चेंज का पता चल गया होगा, है ना। चला जाना पड़ा था मेरे को थोड़ा से काम के लिए। चलिए, तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ लिया, नाभिक का अमाप पढ़ लिया। फॉर्मूला था R = R नॉट A⁴ A क्या है, द्रव्यमान संख्या है, R क्या है, नाभिक की त्रिज्या है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके ऊपर हमने एक छोटा सा सवाल भी डिस्कस किया है बच्चों, यही किया है। चलिए अब इसके बाद में हमें क्या देखना है वो समझिए। अब हम देख रहे हैं नाभिक का आयतन। किसका बच्चों, नाभिक का आयतन। अब ये थोड़ा सा समझने लायक बात है। क्या भाई, कि नाभिक को हमने r त्रिज्या का एक गोला माना और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³ होता है, यही है। तो हमने लिखा कि माना नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या कितनी है बच्चों, कैपिटल R है। ठीक है, नाभिक की त्रिज्या कैपिटल R है। अतः नाभिक का आयतन, हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। तो आयतन को मैं V लिख देता हूँ, वैसे भी V से ही प्रदर्शित किया जाता है ये। तो V बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 πr³ और R का मान हमें पता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो गया 4/3 पाई और R का मान मैं रख रहा हूँ। R का मान कितना, R0 A⁴ और होल पावर कितनी है, 3 है।
तो अब ये जो 3 है ना पावर, वो आर नॉट की भी है और ए की भी है। तो इसे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं बच्चों, समझिए, छोटी सी मैथमेटिक्स है यहाँ पर। v बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4/3 पाई, अब ये आर नॉट के साथ में भी क्यूब लगेगा, तो हमने लिखा आर नॉट का क्यूब, ठीक। फिर ये a की पावर 1/3 के साथ में भी क्यूब लगेगा, तो a की पावर 1/3 और इसके साथ में क्यूब, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 4/3 पाई आर नॉट क्यूब, ये तो आ गया, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो a की घात 1 रह गया। 1 को लिखने की वैसे भी आवश्यकता नहीं। ये आयतन है किसका बच्चों, नाभिक का। आप देखेंगे बच्चों कि 4/3 पाई आर नॉट, ये तो पूरा का पूरा नियत मान है, फिक्स वैल्यू है ये चीज। तो फिर ये निर्भर किस पे कर रहा है, हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या पर। किसी भी नाभिक का आयतन जो है वो किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। ध्यान में रखिएगा, रह जाएगा दिमाग में। चलिए, अब इसके बाद में जैसे ही नाभिक का आयतन आ जाए, अब हम निकालेंगे नाभिक का घनत्व। क्या निकालेंगे बच्चों, नाभिक का घनत्व। ऑलराइट, चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास में नाभिक। एक मिनट, आप जल्दी से एक बार के लिए इस चीज को उतारें ताकि मैं उसको अच्छे से कर सकूं, क्योंकि ये सवाल जो है वो एग्जाम में आया हुआ है। जल्दी से इसे उतारे बच्चों, मेक इट फास्ट, जल्दी से उतार लो। उतार लिया, डन है। चलिए देखें, तो अब हमारे पास में जो हेडिंग है वो है नाभिक का घनत्व। ये v बराबर आया था 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब और a, यही आया था। अब नेक्स्ट हेडिंग में लिख रहा हूं नाभिक का घनत्व। नाभिक का घनत्व, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। क्या है वो सवाल भी समझ लीजिए, जो सवाल एग्जाम में आया हुआ है वो लिख लीजिएगा। क्या है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। सिद्ध कीजिए कि किसी नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। ये हमें सिद्ध करना है ना। तो सोचो, आयतन निर्भर कर रहा है द्रव्यमान संख्या पर, ए पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, जबकि घनत्व निर्भर नहीं करता। कैसे निर्भर नहीं करता, उसके लिए अभी हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। अब समझिए, थोड़ा सा डेरिवेशन को समझने लायक बात है बच्चों। तो हमने लिखा कि सॉल्यूशन देखें इसका। हमने लिखा हमें पता है यदि किसी परमाणु को XZA से प्रदर्शित किया जाए तो उसके नाभिक का द्रव्यमान, उसके नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान में कैपिटल M लिख रहा हूं, वो क्या होगा बच्चों। तो
तो हमने बोला कि उसमें न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है, ए है। एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 AMU के बराबर होता है, नहीं होता है 1 AMU के बराबर, 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि वो एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान आप मान करके चल सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से नाभिक का द्रव्यमान मैं क्या लिखूं, तो इस वाले नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है, ए है, और उसे किससे गुणा किया जाना चाहिए, एक न्यूक्लियन के लगभग द्रव्यमान से। वो कितना मान करके चलें, 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 kg। पता चला क्या? इसे स्मॉल m भी आप लिख सकते हो, ये फिक्स है, स्मॉल m की वैल्यू फिक्स है, 1 AMU के बराबर, आप वो भी लेकर के चल सकते हैं। नहीं तो आप ये ध्यान में रखिए कि द्रव्यमान संख्या अगर हमारे पास में है तो हम पूरा द्रव्यमान निकाल सकते हैं, नाभिक का द्रव्यमान। और अगर परमाणु का द्रव्यमान भी मानना हो तो भी हम यही मान करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि परमाणु का 99.99% द्रव्यमान किसके पास में होता है, नाभिक के पास में। तो नाभिक का द्रव्यमान लगभग बराबर होगा परमाणु के द्रव्यमान के, लगभग बोल रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट, तो ये समझ में आ गया, नाभिक का द्रव्यमान निकल गया। नाभिक का आयतन हमें पता है, द्रव्यमान अगर आयतन हमें पता है तो आसानी से हमारा काम भी बैठ गया। बताओ भाई घनत्व निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलना ही चाहिए। अतः नाभिक का घनत्व रो बराबर क्या होगा, नाभिक का द्रव्यमान बटे नाभिक का आयतन। अरे यही फॉर्मूला होता है ना बच्चों, द्रव्यमान बटे आयतन। एकांक आयतन का द्रव्यमान ही घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो द्रव्यमान को कैपिटल M लिखा, आयतन को कैपिटल V लिखा। अब मैं थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ। लंबा क्या, 3 लाइनें और एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेंगी और कुछ नहीं। तो द्रव्यमान को हमने क्या लिखना है, A गुणा 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27। ठीक है, आयतन क्या लिखेंगे, 4/3 पाई R क्यूब। अब हम इंप्रेशन बना रहे हैं कि हमें पता है कि आयतन कैसे आता है। ठीक है, फिर घनत्व देखिए, घनत्व बराबर क्या होगा, वही A गुणा 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 डिवाइडेड बाय, अब R का मान मैं रख रहा हूँ 4/3 पाई। R का मान कितना बच्चों, R0 A की पावर 1/3 और इसकी घात 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा। नेक्स्ट स्टेप में वो लिख दीजिए। तो ये होगा A गुणा 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 डिवाइडेड 4/3 पाई, फिर ये क्या हो जाएगा, R0 का क्यूब और A, ऐसा ही आएगा। A से A कैंसिल, हट गया। तो घनत्व क्या बचा वो देखिए, ये बचा 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 डिवाइडेड 4/3 पाई R0 का क्यूब। डन है ये बात? समझ में आ रही है नहीं आ रही? सोचिए, R0 फिक्स है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, मान रख सकता हूँ। तो ये पूरा मान नियत, ऊपर भी नियत है, एक नियत में दूसरी नियत का भाग लगाओगे, वास्तविकता में एक और नियत राशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि घनत्व के फॉर्मूला में कहीं A आ ही नहीं रहा, ये तो कट रहा है। तो पहला तो चीज़ हमने सिद्ध कर दिया कि नाभिक का घनत्व किसके ऊपर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। तो लिख लीजिएगा इसको, बस इतना करने के बाद में लिख लीजिएगा। अतः उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। लिख लोगे ये लाइन? चलिए, फिर इसके बाद में जब हम R0 की वैल्यू, तो हमने लिखा जब R0 बराबर कितना लिखा जाए, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 लिखा जाए और ये वैल्यू पुट की जाए, उस स्थिति में घनत्व किसका, नाभिक का घनत्व बच्चों वो कितना आएगा, ये आएगा 2.29 गुणा 10 की घात 17, जिसे मैं लगभग लिख सकता हूँ 2.3 गुणा 10 की घात 17। घनत्व का मात्रक क्या, kg प्रति मीटर क्यूब। ये घनत्व है। सोचो एक बार के लिए, ये अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं और घनत्व को एक बार के लिए दिमाग में रखो कि ये घनत्व है क्या,
है ना। इसको कंपेयर करो किसी चीज़ से, आपको पता चलेगा नाभिक का घनत्व कितना ज़्यादा है बच्चों। आपको जल का घनत्व पता है क्या? जल का घनत्व पता है क्या? 11वीं के अंदर बहुत बार यूज हुआ है जल का घनत्व। कितना बच्चों? 1000 kg पर मीटर क्यूब। जल का घनत्व कितना होता है? 10⁻³ मतलब 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये जल का घनत्व है बच्चों, ठीक है। और इसका कितना है? 10⁻³ जल का है, इसका कितना? 2.3 गुणा 10⁻17। बहुत ज़्यादा है बच्चों, बहुत 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 ज़्यादा है। अगर एक अनुमान लगाया जाए ना, तो ये जल के घनत्व से कितना? 2300 खरब 2300 खरब ज़्यादा है। जल के घनत्व का कितना? 2300 खरब गुना ज़्यादा घनत्व होता है नाभिक का। हमारी सीमा से ज़्यादा ठोस है बच्चों नाभिक, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना ज़्यादा सॉलिड है कि हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इस तरीके का घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं या फिर जो ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं ना, उनका घनत्व इतना माना गया है, इतना आकलन किया गया है, और ये बहुत ज़्यादा है बच्चों, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि नाभिक का घनत्व हमारी सोचने की क्षमता जो है उससे ज़्यादा है। इस तरीके का पिंड, सामान्य पिंड मिलना नहीं मुश्किल है, ठीक है। ये तो परमाणु बाहर से खाली है, इस कारण परमाणु का घनत्व कम हो जाता है। अदरवाइज देखा जाए तो नाभिक के घनत्व जैसा ही परमाणु अगर होता तो वो बहुत ज़्यादा सॉलिड चीज़ें आपको मिलती, ठीक है। समझ में आया ये? तो ये ध्यान में रखिएगा कि नाभिक का घनत्व कितना होता है? 2.3 × 10⁻17 या 2.29 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। ये याद रखें तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिर्फ तुलना कर सकते हैं कि ये जल के घनत्व से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बस जल का घनत्व ध्यान में रखिएगा। 1 किलोग्राम कैसे बोल गया? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो ये डन हुआ, क्लियर? ओके, तो यहाँ तक आ गया घनत्व वाली बात। और जो हमने प्रूव करना था, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी, आरबीएसई में, मतलब बहुत सारे स्टेट बोर्ड में भी आपको ये सवाल देखने को मिलेगा। ऑलराइट, चलिए अब अगर ये चीज़, इसे उतार लीजिए एक बार के लिए, फिर मैं एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ और फिर कंप्लीट करते हैं आज के वीडियो को, ठीक है। जल्दी से उतारो इस चीज़ को बच्चों। एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। उतार लिया। चलिए अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये तो आपको लिखना है अपनी कॉपी में, और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसे अगर आप लिखना चाहें तो बहुत बढ़िया, वो आपके नॉलेज के पर्पज़ से बहुत अच्छा होगा। देखिए, अगर मैं देखूँ R0 एक तरीके से एक नियतांक है, लेकिन एक तरीके की त्रिज्याई है। मैं इसको ऐसा भी 4/3 πr³ लिख सकता हूँ। R क्या है? नाभिक की त्रिज्या है, इसे ऐसा कर लो। इसे ऐसा ही रहने दो, R0 ही रहने दो, यही फिक्स है, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को समझना इस चीज़ को बच्चों, R कहाँ की ओर आ रहा है? नीचे की ओर आ रहा है क्या? ये अगर क्या है, नाभिक है बच्चों, है ना।
और ये नाभिक की त्रिज्या, ठीक। लेकिन मैं अगर इस त्रिज्या में नाभिक के अंदर की ओर जाता जाऊं लगातार, ठीक, इस पहले भाग के लिए मैं लिखूं R1, दूसरे के लिए लिखूं R2, तीसरे के लिए लिखूं R3, इसके लिए लिखूं R4 और R5 बराबर कैपिटल R है। अब गौर करेंगे, जैसे जैसे हम नाभिक के भीतर की ओर जाते जाएंगे R का मान कम होता जाएगा, और अगर R का मान कम हुआ तो फिर घनत्व का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस चीज को समझो, 1.2 गुणा 10 की घात -15 मीटर, ये जो चीज है ये एक औसत मान है। कैसा मान है? औसत मान है। लेकिन जब मैं इसे वेरिएबल पदों में देखता हूं, क्या इसका मान और इसका मान बराबर होगा? क्या इसका मान और इस त्रिज्या का मान बराबर है? क्या नहीं है। क्लियर है बात? ये चीज तो हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि जैसे जैसे नाभिक के भीतर की ओर हम जाते जाएंगे, नाभिक की त्रिज्या अपेक्षाकृत कम मानी जाएगी, ठीक है। अगर वो मान कम हुआ तो फिर वहां पर घनत्व का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये बात ध्यान में रखना, नाभिक के केंद्र में इसका घनत्व सर्वाधिक होता है, जबकि जैसे जैसे केंद्र से दूर जाते जाते हैं इसका घनत्व कम होता जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, नाभिक के भीतर इसके केंद्र के निकट इसका घनत्व सर्वाधिक होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर और ज्यादा सोचने की बात करें तो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, ये आप पे निर्भर करता है कि आप इसे समझना चाहते हैं या नहीं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि नाभिक के भीतर इसके केंद्र के निकट, केंद्र के निकट नाभिक का घनत्व सर्वाधिक होता है, जबकि केंद्र से परिधि की ओर जाने पर घनत्व में कमी आती है, ठीक है। इस चीज को उतार लीजिएगा बस, और फिर हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये कोर्स में है देवताओं, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो बहुत अच्छे पॉइंट को डिस्कस करेंगे उस वीडियो में तो अपन, और हो सका तो मैं आपको हाथों हाथ वहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स कराने की कोशिश करूँगा। सेकंड फिजिक्स में ऐसा ही है बच्चों, हाथों हाथ अगर आपने एक आधा एग्जाम्पल उसी पॉइंट के साथ में कर लिए, वो पॉइंट आपको ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ऑल राइट, ओके। देखिए एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल है हमारे पास में, देखो एल्यूमिनियम 27 की त्रिज्या क्या होगी, ये मैंने आपको अभी करवा दिया था। एक और एग्जाम्पल है, देखो एल्यूमिनियम 27 के दो नाभिकों, मैं लिख देता हूं यहां पर, एल्यूमिनियम 27 के दो नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो जबकि ये एक दूसरी के सतह को स्पर्श करते हैं, जबकि ये एक दूसरे
की सतह को क्या करते हैं बच्चों? स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं। चलिए समझिए, दो एल्यूमिनियम के नाभिक हैं तो हमने बोला एक जैसे ही होंगे भाई, परमाणु तो एक ही है, और दोनों एक दूसरे की सतह को टच करते हैं, ये माना गया है बच्चों। तो एक नाभिक दूसरे नाभिक को टच कर रहा है, हालांकि परमाणु परमाणु को टच करना चाहिए, यहाँ पे नाभिक नाभिक को टच कर रहा है, जैसे सवाल में दे रखा है वैसा करता है, ठीक है। और इस नाभिक की त्रिज्या कितनी मानूं? तो मैंने बोला आर है, तो इस नाभिक की त्रिज्या भी तो आर ही होगी, ठीक। तो इनके दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी ये कितनी होगी? 2r हो गई क्या? ठीक है, तो दोनों नाभिकों के केंद्रों के मध्य की दूरी कितनी है? 2r है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक। r में कैलकुलेट कर सकता हूं, मेरे को r क्यों कैलकुलेट करना है? तो मैं बोलूंगा कि जब स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं तो हम लिखते हैं स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या भाई? k q1 q2 डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? सॉरी r आएगा, यही होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। अब ये r क्या है? तो मैं बोलूंगा कि भैया r तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी होनी चाहिए, तो फिर आप r न लिखें क्योंकि आपने तो इसको त्रिज्या मान रखा है, तो फिर दोनों केंद्रों के बीच की दूरी को आप d लिख लो। क्या लिख लो? d। और d बराबर कितना है? 2r है। अरे दो परमाणुओं के मध्य की दूरी तो होता है, तो यहाँ पर अपन ने उसको r की जगह किससे प्रदर्शित किया? d से प्रदर्शित किया, ठीक है ये बात तो। और d बराबर कितना है? 2r है। मैं r कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो मेरे को द्रव्यमान संख्या दी हुई है, ठीक। तो मैंने लिखा r बराबर r0 a की पावर 1/3, तो इसका मतलब r0 1.2 इंटू 10 टू द पावर 15 और a का मान कितना? 27 की घात 1/3। और ये अपन ने सॉल्व किया था, कितना आया था? 3 आया था, 3 को इससे गुणा किया था तो कितना आया था? 3.6 गुणा 10 की घात -15 आएगा मीटर, यही आया। तो d बराबर क्या होगा? 2r। इसका दुगना करो, 36 का दुगना 72 होता है बच्चों, तो ये 7.2 गुणा 10 की घात कितना? -15 मीटर। r का मान पता चल गया। चलिए k का मान आप सभी को पता है कितना? 9 गुणा 10 की घात 9, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। Q1 और Q2 क्या है? तो हम बोलते हैं इसके नाभिक का आवेश और इसके नाभिक का आवेश। इसके नाभिक का आवेश Q1 और इसके नाभिक का आवेश Q2, और दोनों एल्यूमिनियम के नाभिक है इसलिए दोनों का आवेश समान होगा। चलिए अब एल्यूमिनियम के नाभिक के पास में कितने प्रोटॉन हैं? 13 प्रोटॉन है। तो एल्यूमिनियम के पास में कितना आवेश होगा? तो मैंने बोला 13 प्रोटॉन के आवेश के बराबर 13 Qp, या फिर 13e लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ बच्चों। नाभिक का आवेश आपने Ze पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना बच्चों, Ze पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? ठीक, Z का मान कितना है? 13, और E के साथ में लिख दो क्योंकि प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो परिमाण में बराबर होता है, ठीक है। तो हमने क्या लिखना है? इसको मैं लिखूंगा, चलो मैं यहाँ पर कर ही देता हूँ, ये K, ये Ze और इसका भी Ze, दोनों बराबर होंगे, तो ये Ze का क्या होगा? स्क्वायर बटे क्या बच्चों? D। तो K का मान कितना? 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक। Z का मान कितना? 13। फिर E का मान कितना? 1.6 गुणा 10 की घात -19। इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, भाग लगेगा किसका? D का, कितना है? 7.2 गुणा 10 की घात -15। पूरा मान आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा किसमें? जूल के अंदर, ठीक है। बताओ होगा नहीं होगा सवाल? अच्छा सवाल है बच्चों, ठीक है। जल्दी से उतारो इसको, एक और सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर, उतारो जल्दी से। अच्छा सवाल है बच्चों ये। और बच्चों एक दिन के अंदर 2 वीडियो आना, इतनी अभी अपनी श्रद्धा है नहीं। आपको बताया था मेरा नेट का जो लिमिट है वो आपके वीडियो में ही ख़त्म हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। बीच में मैंने कुछ बच्चों की ऑनलाइन क्लास लेना चालू किया था लेकिन वो बैठ नहीं पाया, नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है इतनी अच्छी रहती नहीं है, इसलिए फिर वो ऑनलाइन क्लास भी रह गई। हो गया ये? चलिए डन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
चीज़ समझ में आनी चाहिए थी और कुछ नहीं था उसमें। देखिए क्या बोल रहा है, एक और सवाल, हीलियम की द्रव्यमान संख्या, खैर ये तो हमें पता ही है, हीलियम की द्रव्यमान संख्या सभी को पता है कितनी है बच्चों, हीलियम की 4 है। वैसे समझाने के अलग अलग हो सकता है, तो उस हिसाब से सही है इसका देना। द्रव्यमान संख्या 4 तथा सल्फर की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 32 है। ठीक है, सल्फर के नाभिक की त्रिज्या हीलियम के नाभिक की त्रिज्या के सापेक्ष कितने गुना बड़ी होगी। ठीक है भाई, सल्फर के नाभिक की त्रिज्या हीलियम के नाभिक की त्रिज्या के तुलना में कितनी बड़ी होगी। ये सवाल है। ठीक, बहुत सिंपल है। त्रिज्याओं का अनुपात द्रव्यमान संख्याओं के अनुपात के तुल्य होना चाहिए। ठीक है, कैसे भाई, तो हमने लिखा है यहाँ पर देखो, R सल्फर के लिए डिवाइडेड बाय R हीलियम के लिए बराबर में क्या होगा, R इज इक्वल्स टू क्या होता है, R नॉट ए की पावर 1/3, तो यहाँ पर भी लिखेंगे R नॉट ए की पावर 1/3। लेकिन समझने लायक बात है, R नॉट तो दोनों के लिए समान होगा, नियतांक था, लेकिन A तो दोनों का अलग अलग है। ये अगर सल्फर का है तो यहाँ पर ये सल्फर आएगा, ये हीलियम का है तो ये हीलियम आएगा, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए R नॉट से R नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर क्या करेंगे, AS सल्फर की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 32 है, तो मैं लिखूंगा 32 की घात 1/3, है ना, ये घात तो ऊपर है भाई, और हीलियम की क्या है, 4 है, तो 4 की घात कितनी बच्चों, 1/3। ये क्या हो जाएगा, RS/R हीलियम। ठीक, अब देखो दोनों की घातें समान है, इसलिए इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं RS/R हीलियम बराबर में क्या लिखूंगा, 32/4, और इस पूरे की घात कितनी, 1/3। 32 में 4 का भाग लगाओ, 8 चौक 32, 8 आता है, तो ये आएगा 8, और इसकी घात कितनी, 1/3। 8 क्यूब है किसका, 2 का। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है, 8 होता है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 की घात 3, और यहाँ पर 1/3 कट गया, ये तो आ गया 2, तो RS/R हीलियम, तो सल्फर की नाभिक की त्रिज्या हीलियम के नाभिक की त्रिज्या के क्या है बच्चों, 2 गुनी है। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल होगा। देखो अभी इस बार तो ऐसा दे दिया है, अब आता कैसे सवाल, वो बोल देगा कि सल्फर के नाभिक की त्रिज्या इतनी है तो हीलियम के नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करो, या फिर हीलियम के नाभिक की त्रिज्या इतनी है तो सल्फर के नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करो, ऐसा भी आ सकता है। तो कोई सा भी एक नाभिक की त्रिज्या दी हुई हो तो दूसरे नाभिक की त्रिज्या ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ये सिंपल सवाल है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको आने ही चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। शायद ये बड़ा हो गया, लेंथ नहीं पता मेरे को, शायद ये बड़ा हो गया क्योंकि 2 भाग में कर लिया तो मेरे को टाइमिंग का पता नहीं चला, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा कीजिए बच्चों। बहुत कम बच्चे ये वाली लाइन सुनते होंगे क्योंकि मैं एंड में बोलता हूँ कि एंड तक देखा करो। ऑल राइट, वीडियोस को सपोर्ट करें बच्चों, जितना हो सके इस चैनल को सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है इस चैनल को। हैव अ गुड डे, टेक केयर।